हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी। ओके, बिल्कुल ठीक आ रही है। चैट ऑन कर दो बच्चों। ओके आयशा, चलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू आयशा। चलो बेटा, हम लोग नोट्स को रिवाइज कर चुके थे, लेकिन जस्ट टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक साक्षी अरोड़ा एंड कंसिडरिंग दैट वी हैव सफिशिएंट टाइम अवेलेबल, हम साक्षी अरोड़ा से भी जल्दी जल्दी तेजी में नोट्स को एक दफ़ा देख लेते हैं, एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं, ताकि एमसीक्यूज कैन ऑल्सो बी कवर्ड। कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया था लेक्चर से। अब हम बेसिकली एमसीक्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखेंगे, और बुक पास रखो और उसको अभी से यहीं लेक्चर के दौरान ही उसको हाईलाइट करते जाओ, ठीक है? Wherever I go little quick, just write down in the chat। चलिए, समझ नहीं आई, आई रिपीट इंशाल्लाह। अब नोज के चरण नोज के नेजल सेप्टम के डिसऑर्डर्स में एक है जी सैडल नोज, को पढ़ लेना, बैठा हुआ नाक कहते हैं, जो यूजली राइनोप्लास्टी से ठीक करते हैं। एक है क्रुक या डेविएटेड नोज, ये जैसे तस्वीर बनाई हुई है, एक तरफ को गया हो। थैंक यू गुरुतुलैन फातिमा। ठीक है, इसको भी क्रुक नोज या डेविएटेड नोज को भी हम राइनोप्लास्टी से ठीक करते हैं। क्रुक और डेविएटेड का दोनों का पता होना चाहिए आपको। क्रुक है एस शेप या सी शेप, डेविएटेड का मतलब है एक तरफ गया हुआ लेकिन लाइन उसकी सीधी है, ऐसे वो नाक सीधा है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू पूछ लेता है वो। उसको कोइनल एट्रीजिया किसने लिखा हुआ जी? कोइनल एट्रीजिया याद रखना है कि बहुत छोटा बच्चा, 1 या 2 या 3 महीने, जिसमें राइनाइटिस के चांसेस कम होते हैं, जिसमें फ्लू के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर उसका एक साइड नाक का वेट रहता है, वेट का मतलब है कि वहां से रेशा आता रहता है, ठीक है, बहुत छोटे बच्चे में, 15 दिन के, महीने में, 2 महीने के, तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट डायग्नोसिस बनेगा वो होगा कोइनल एट्रीजिया। कोइनी का मतलब है पीछे वाले नाक के सुराख, पोस्टीरियर नेयर्स, जहां से नाक जुड़ता है गले के साथ, इसका मतलब है कि वो बंद है। तो जो बाईलेटरल है वो ज्यादा डेंजरस है। बाईलेटरल वाला बच्चा तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, इसलिए कि बच्चे सांस लेते हैं नाक से। दे आर दी ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर, वो नाक से सांस लेते हैं। अगर नाक से दोनों साइड उनकी नाक बंद है, तो सांस लेना नहीं आएगा, तो दैट कैन बी फैटल, चाइल्ड विल डाई इमीडिएटली अगर इंटरवेंशन नहीं करोगे। फॉर्चुनेटली बाईलेटरल बहुत कम होता है, कोइनल एट्रीजिया यूनिलेटरली ज्यादा होता है। अब यूनिलेटरल में क्योंकि बाईलेटरल में तो आपने फौरन से ट्रिकोस्टमी करनी है, या आपने ऐसे निपल से उसको फीड करना है, जिसको मैकगॉवन टेक्निक कहते हैं, जिसमें साथ साथ वो सांस भी लेता जाता है मुंह से, साथ साथ फीडर के साथ साथ इतना उसका बड़ा सुराख होता है निपल का कि उसको साथ साथ सांस भी आता है, साथ साथ फीड भी लेता जाता है। ठीक है, यूनिलेटरल वो मिस हो जाता है, तो दूसरी साइड उसको सांस आ रहा होता है। तो यूनिलेटरल तब पता चलता है अगर आपको माँ के गए कि डॉक्टर साहब ये 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, इसकी नाक एक साइड पे गीली रहती है। वो गीली इसलिए रहती है कि वहां का हवा का गुजर नहीं होता, वेंटिलेशन नहीं होती, तो वन साइड ऑफ नोज। फिर आप जनाब एंडोस्कोपी करते हैं या कैथीटर डाल के देखते हैं, ये सारे जो डायग्नोस्टिकल टेस्ट हैं। ठीक, कैथीटर नहीं जाता, डाई नहीं जाती गले के अंदर, ठीक है, सीटी स्कैन पे आप डायग्नोसिस करते हैं या एंडोस्कोपी के ऊपर। ठीक है, तो यूनिलेटरल एट्रीजिया, और वो भी कार्टिलेजिनस ज़्यादा कॉमन होता है, तो ये आपने इस पे लिख लेना। राइट साइड एट्रीजिया इज मोर कॉमन, ये एमसीक्यू आ जाता है। यूनिलेटरल इज मोर कॉमन, ठीक है। और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये देख लो, अगर सीटी स्कैन और आपको लिखा हो एंडोस्कोपी, तो सीटी स्कैन उसमें सुपीरियर जाएगा,
और अगर आपकी एंडोस्कोपी और बाकी टेस्ट लिखे हैं तो एंडोस्कोपी सेकंड नंबर, पहले नंबर सीटी स्कैन है, सेकंड पे आपका एंडोस्कोपी है, इससे डायग्नोज करते हैं। बाकी ये क्रूज मैटर है कि आप इसको पाइप डाल दें, इसके थीटर डाल दें, देखें वो आगे क्या जा रहा है गले में कि नहीं जा रहा। तो इसको डायग्नोज करना आपको आना चाहिए। करेक्ट कफ करते हैं 1.5 साल की उम्र में। क्यों करते हैं? 1.5 साल की उम्र से बाकी रीस्टिनोज होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं बड़े बच्चे के अंदर। बहुत छोटे बच्चे में वो रीस्टिनोज हो जाता है, दोबारा बंद हो जाता है। ये आपको देखो एमसीक्यू पूछ लेता है, ये अब आपने देखना है कि अगर माँ हाइपरथायराइडिज्म की दवाइयाँ ले रही है, अब ये देखो ये डिंगरा नहीं लिखा हुआ, कार्बिमाजोल ले रही है वो, तो हाइपरथायराइडिज्म है। अब हाइपरथायराइडिज्म जाहिर बात है उसकी दवाई तो छोड़ नहीं सकते आप, वरना उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी वजह से वो कंसीव करेगी भी तो वो आगे चलेगी नहीं प्रेगनेंसी, वो अबॉर्ट कर देगी। इसलिए वो जो लेते हैं उनमें अमूमन ये कॉर्नेलेट्रीजिया आता है। आप ये देखो, ठीक है। तो ड्रग्स, ये अब डिंगरा नहीं लिखी, आपका एमसीक्यू पूछ सकता है, विच ड्रग इज अ टेराटोजन फॉर कोइनोलेट्रीजिया। टेराटोजन कहते हैं जो प्रेगनेंसी के अंदर डेंजरस होती हैं, जो कि कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी लेके आती हैं, ठीक है। तो ये अब इसने आपको दे दिया मेडिसिन की किताब से, नहीं मेडिसिन ईएनटी की करंट से उठा के उसने आपको दे दिया, ठीक है। इस तरह इसने इंपॉर्टेंट चीजें जो एमसीक्यूज हैं जो सारे डिंगरा में नहीं आते, वो आपको यहाँ से वो दे देता है। इसी तरह जो कोइनोलेट्रीजिया है वो 90% बोनी होता है, 10% मेम्ब्रेनस होता है। अब बुक में आपको लिखा है बोनी एंड मेम्ब्रेनस, उसके ऊपर जब छोटा सा लिख लो 90% बोनी और 10% मेम्ब्रेनस, यानी बोन होगी जो पीछे वोमर होती है और या मेम्ब्रेन बनी होगी। कोइनोलेट्रीजिया पार्ट ऑफ चार्ज सिंड्रोम। चार्ज सिंड्रोम भी आपने पढ़ा होगा, ये भी एक कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी है जिसमें मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व करते हैं कंजेनिटली। इसमें कोलोबोमा है, हार्ट डिफेक्ट्स हैं, कोइनोलेट्रीजिया है, रिटार्डेड ग्रोथ है, ठीक है। बोन कौन सी है जो कोइनोलेट्रीजिया करती है? वो वोमर है, ये लिखिए, ठीक है। तो ये सारे देखो इसमें 5 आपको एमसीक्यू जो मैक्सिमम आ सकते हैं ना, वो सारे इधर इसमें लिखे हुए हैं। यही आपने उठा के चुप करके डिंगरा के ऊपर आप उसको प्रोमिनेंट कर लो, हेड हाईलाइट कर लो, ताकि जब रिवाइज करो साथ ही आपको पता हो कि ये 90% है, ये 10% है, ये उम्र की वजह से है, ये कार्बिमजोल या मेथिमजोल की वजह से हो सकता है। ये चीजें उसने नहीं लिखी। तो जो बच्चे एक्स्ट्रा मार्क्स लेते हैं फिर वो यहाँ से इस तरीके से पढ़ते हैं। ट्यूमर हैं जी एक्सटर्नल नोज के, इसमें से इंपॉर्टेंट राइनोफाइमा देख लो। राइनोफाइमा में ये पोटैटो ट्यूमर भी बोलते हैं, जो नॉर्मली एक्नी सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी होती है, लेकिन जो एक्नी लड़कियों को हो जाती है और जो मुंह में के ऊपर लाल लाल से बन जाते हैं, ठीक है, वो होती है एक्नी वल्गैरिस की वजह से। छोटे छोटे से ब्लिस्टर से बन जाते हैं जो यंग फीमेल्स के अंदर, 20 से 30 साल की जो लड़कियां होती हैं उनको सारा एक्नी नहीं बन जाती, उसका ऑर्गेनिज्म है वल्गैरिस। इसका याद रखना, हम कहते हैं एक्नी रोजेजी, ये बैक्टीरिया है इसका, ठीक है। ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी करती है और उसकी वजह से ये ट्यूमर बन जाता है। टेंगरा ने बड़ी अच्छी इसकी तस्वीर बनाई हुई है ट्यूमर की ना, एक आदमी उसको आलू की तरह का नाक बना हुआ है, जस्ट लाइक पोटैटो। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये देखो, ये उसने एक चीज लिखी है पूरे ईएनटी के अंदर। यस, टेक्निक गुड मिसाल, ठीक है। पूरे ईएनटी के अंदर सबसे जो कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। चाहे वो नोज का है, साइनसिस का है, उसका गले टॉन्सल का है, कान का है, जिसका भी है, सबसे कॉमन जो मैलिग्नेंसी है वो शाबाश वो एससीसी है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। एक्सेप्ट डॉर्सम ऑफ नोज, जो बाहर का नाक की जो स्किन है उसका जो सबसे कॉमन ट्यूमर है वो बेजल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। अब ये देखो उसने पॉइंट पर रिमेंबर करके लिख दिया। अब जहाँ बेजल सेल कार्सिनोमा लिखा हुआ है उधर लिख लो कि बेजल सेल कार्सिनोमा, जिसको रोडेंट अल्सर भी बोलते हैं, चूहे का कुतरा अल्सर भी बोलते हैं,
वो मोस्ट कॉमन जो है स्किन, जो नोज की स्किन है, अगेन जो नाक के अंदर है वो फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कॉमन है। ठीक है, याद रखना। सिर्फ जो एक्सटर्नल नोज और उसकी स्किन है, नेजल स्किन, डॉर्सम की जो स्किन है, उस पे जो है बेसल सेल कार्सिनोमा कॉमन होता है। ये अगेन एक एमसीक्यू है। बहुत छोटे बच्चे में 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, जिसमें एलर्जी या इन्फेक्शन के चांसेस इतने नहीं होते कि पॉलिप बन जाए, उसमें अगर पॉलिप नजर आए नाक में, तो आपने सबसे पहले एन्सेफेलोसील सोचना है कि ये बेसिकली पॉलिप नहीं हो सकता। इतने छोटे बच्चे में एलर्जी लंबी नहीं चल सकती कि एथमाइडल पॉलिप हो, या इन्फेक्शन नहीं चल सकती कि एंट्रोकॉनल पॉलिप हो। शाबाश आयदा। तो बहुत छोटा बच्चा, उसका याद रखना है कि कंजेनिटल डिफेक्ट है नाक और दिमाग के दरमियान, क्रिबिफॉर्म प्लेट में कोई डिफेक्ट है, जो कि दिमाग की झिल्लियां, मेनिंजेस प्लस ब्रेन पार्ट, दैट इज द एंसेफेलस, वो इकट्ठा मिला के वो नीचे आ रहा है, और वो नाक में आपको ऐसे लग रहा है जैसे कोई पॉलिप बना हुआ। तो बहुत छोटे बच्चे में अगर नाक वेट रहता है तो कॉर्नियल एट्रीजिया। बहुत छोटे बच्चे में, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के बच्चे में अगर पॉलिप नजर आता है, तो याद रखना, जो पहला आप सोचेंगे वो आप सोचेंगे एनसेफेलोसील या मनिंगो एनसेफेलोसील। तो उसको पकड़ के बायोप्सी नहीं कर, उसकी नॉन इंटरवेंशनल पहले इन्वेस्टिगेशन करके देखें। जिसका इंपॉर्टेंट चीज ये है। इट प्रेजेंट्स अ सिस्टिक पॉलीकॉइडल नेजल मैश। ठीक है। ग्लाइम निप्टो पोर्शन है, ये देख लेना के पास है। डर्मर तो मैंने बताया आपको कि डर्मर याद रखना, एक तो दो फीचर होते हैं, मिडलाइन स्वेलिंग होती है, और उसके अंदर आपका एक्टोडर्मल टिश्यू एक जरूर होगा, यूजली हेयर। मैं हमेशा बताता हूँ आपको, ऑलवेज प्रेजेंट इन मिडलाइन। ठीक है। और एक्टोडर्मल सिस्ट बेसिकली है, कोई ना कोई एक्टोडर्मल स्किन, बोन, कार्टिलेज, यूजली हेयर होता है। डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी टेढ़ा होना। अगर डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से क्या सेरी होता है, गुड हेयर, गुड मुतीबा, गुड आयशा। ठीक है। अगर नाक की हड्डी टेढ़ी है अंदर से, अब ये अंदर से टेढ़ी है, एक्सटर्नल नहीं, अंदर से, डेविएटेड नेजल सेप्टम यानी दरमियान वाला जो सेप्टम है, सेंटर वाली हड्डी टेढ़ी है, और उसकी वजह से मरीज को सांस नहीं आता, तो दैट इज दी सिम्टोमेटिक डीएनएस, जिसकी फिर आप डायग्नोज करते हैं एग्जामिनेशन पे, एंटीरियर आइनोस्कोपी पे, या कॉटल टेस्ट पे। तो कॉटल टेस्ट मैंने अब कल भी, परसों भी बता रहा था, कॉटल टेस्ट में क्या करते हैं, जब लेटरली चीक को मूव करते हैं तो नेजल वेल्व का एरिया खुलता है। तो इसका मतलब है कि कोई चीज नेजल वेल्व को कंप्रेस कर रही है, तो यूजली वो डेविएटेड नेजल सेप्टम होता है, नाक की जो हड्डी टेढ़ी है वो होती है। तो अगर मरीज के चीक को लेटर रिट्रैक्शन पे या कॉटल टेस्ट पॉजिटिव आए, मरीज को सांस बेहतर हो रहा है, इसका मतलब है कि वो सिम्टोमेटिक डीएनएस है, जिसको फिर हम दवाइयों से नहीं ठीक कर सकते, सर्जिकल करेक्शन करते हैं, और सर्जरी को बोलते हैं एसएमआर और सेप्टोप्लास्टी। और उसके 5 फर्क जो है ना, अभी मुझे कोई भी अच्छी लड़की लिख के जो आपके 4 या 5 फर्क सेप्टोप्लास्टी और एसएमआर के, जितनी देर हम आगे चल रहे हैं। एनी गुड स्टूडेंट लिख के बोल रहा। डीएनएस मोर कॉमन मेल्स में होता है, इसलिए कि लड़के ज्यादा लड़ाइयाँ करते हैं, ज्यादा हड्डियां तोड़ा के आते हैं अपने। कॉटल टेस्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बता दी, बेसिकली नेजल वेल्व पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है। ट्रीटमेंट अगर सिम्टम नहीं है तो नहीं, वरना सेप्टोप्लास्टी एंड सब में कुछ करते हैं। शाबाश। कीलियन इंसियन एसएमआर, गुड मुतीबा। प्रेयर इंसियन फॉर सेप्टोप्लास्टी, गुड आयदा, गुड है। सेप्टोप्लास्टी कंजर्वेटिव है, एसएमआर रेडिकल है। एसएमआर जो है यूजली
17 से नीचे नहीं करते। सेप्टोप्लास्टी किसी भी उम्र में कर सकते हैं क्योंकि बोन ग्रोथ जो है वो 17 साल तक होती है। आयदा शाबाश। सेप्टोप्लास्टी में एक साइड का फ्लैप उठाते हैं, यूनिलेटरल शाबाश, और उसमें बाइलेटरल मोटिव, वेरी गुड। एसएमआर बाइलेटरल म्यूकोपेरिकॉन्ड्रियल पेरियोस्टल फ्लैप उठाते हैं, एक्सीलेंट शाबाश। गुड अहमद। आयदा बाइलेटरल फ्लैप उठाते हैं। और किसमें आपका 2/3 सेप्टम उड़ा देते हैं और किसमें सिर्फ डेविएटेड पार्ट उड़ाते हैं। एसएमआर में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं, क्यों? क्योंकि उसमें आप 2/3 ऑफ सेप्टम आपने उड़ा देना, ज़रूरत है या नहीं है। शाबाश आयदा। और सेप्टोप्लास्टी के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ डेविएटेड पार्ट उड़ाते हैं। जस्ट बोथ फ्लैप। गुड मारिया सलीम शाबाश। तो आप अपना इसमें कॉम्प्लिकेशन के रेट भी ज़्यादा होते हैं। एसएमआर 2/3 पार्ट, यस बिल्कुल ठीक है, गुड मिसाल। एसएमआर में आप 2/3 ऑफ सेप्टम उड़ा देते हैं सिंगल फ्लैप सेप्टम में। शाबाश। तो ऑलमोस्ट गुड अहमद। क्या बोलते हैं, यही आपके 3-4 जीएन का फर्क है, फ्लैप का फर्क है, 2/3 उसमें उड़ाते हैं। और आपकी कॉम्प्लिकेशन किसमें ज़्यादा होती हैं? कांट कंबाइन एसएमआर। ठीक है। राइनोप्लास्टी तो एक डिफरेंट चीज़ आई थी ना, तो वो करनी है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा होता है। शाबाश, गुड। ठीक है, तो इस सवाल में आपको डीएनएस में ये पूछता है वो सेप्टोप्लास्टी या एसएमआर। ठीक है, ये पोर्टल टेस्ट पूछ लेता है आपसे। शाबाश, गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो इसने आपको ये देखो यहाँ ये लिखा भी हुआ है। ठीक है, इसने यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेप्टोप्लास्टी क्यों 17 साल से पहले कर सकते हैं, इंसियन कौन सा लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको 5 नंबर का सवाल अगर आता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। डिंगरा ने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, और डिंगरा ने ऐसे नहीं दिया हुआ जैसे इसने दे दिया। ठीक है, इसलिए कहता हूँ इसको बार बार, ताकि तुम्हारे दिमाग में पड़े, इसको डिंगरा बना लो। ये देखो फ्रेयर इंसियन है, आपको यहाँ उसने इंस्ट्रूमेंट भी दे दिए हैं। ये फ्रेयर एलिवेटर है, कीलियन स्पेकुलम है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ये भी उसने बता दिया इम्पोर्टेंट। तो क्लिनिकली जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना वो आपको ये बताता है। ये देखो यहाँ से नीचे सुराख करके फ्लैप उठा रहा है एक साइड का। चलो इसका जवाब दो, ये कौन सा इंसियन है? कीलियन है या फ्रेयर है? कॉर्टिकल है, शाबाश। नो, मिसाल नो, नॉट कीलियन। तो नीचे बॉर्डर पे लगाते हैं, शाबाश नतीबा, फ्रेयर लगाते हैं। ठीक है, कीलियन थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, बिल्कुल इंटीरियर एंड पे जो लगाते हैं वो फ्रेयर है। शाबाश। तो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, तकरीबन आधा इंच ऊपर, वो है कीलियन। सेप्टल परफोरेशन, नाक की हड्डी में सुराख, किसी भी से उस तरह हो सकता है, सब ज्यादा एसएमआर में होता है। तो ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेप्टल परफोरेशन। सेप्टल परफोरेशन का मतलब क्या है, इसमें ना सिर्फ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि इसमें आपकी पिक्चर्स नहीं दी हुई बुक में। तो पिक्चर के लिए आपने डिंगरा देखा, नाक की हड्डी में सुराख। अगर सेप्टम में सुराख हो जाए, सबसे कॉमन कॉज आपसे पूछता है वो क्या है, तो वो ट्रॉमा है। और वो भी ट्रॉमा कौन सा, जो आप एसएमआर में करते हैं, क्योंकि 2/3 सेप्टम उड़ा देते हैं, उसकी सपोर्ट खत्म हो जाती है। इसलिए आपका फ्लैप भी दोनों तरफ उठाया, दोनों तरफ के फ्लैप को आपने ट्रॉमा किया हुआ है, इसलिए ज्यादा चांसेस जो है ना वो एसएमआर के अंदर होते हैं कि नाक की हड्डी में सुराख हो जाएगा। ये आपका एमसीक्यू आ जाता है। जो आपकी सिफिलिस है, वो जो सेप्टम का बोनी पार्ट है, कौन सा बोनी पार्ट है बेटा? चलो आयदा मरियम, हमारा मिसाल में से बताओ, नेजल सेप्टम में बोन्स कौन सी होती हैं? बोन्स कौन सी होती हैं इंपॉर्टेंट दो, और कार्टिलेज कौन सी होती है? तो टीबी जो है अगर वो करेगी तो टीबी कार्टिलेज को उड़ाएगी। शाबाश मरियम, वेरी गुड। वोमर एंड परपेंडिकुलर प्लेट, छा गई मुतीबा मरियम, एक्सीलेंट, जबरदस्त। वोमर एंड परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड आर पार्ट ऑफ बोन जो होती हैं, और जो कार्टिलेज है वो इंपॉर्टेंट है। सिफिलिस जो है वो बोन को उड़ाती है, और जो टीबी और लेप्रोसी है वो कार्टिलेजिनस पार्ट को उड़ाती है। ये भी एक एमसीक्यू है। गुड आयदा, शाबाश। वोमर।
तो 8-10 बच्चे तो तुम लोग भाई बहुत अच्छे हो फ्रीक्वेंटली जो क्लास के अंदर। वेरी हार्टनिंग टू सी यू पीपल। शाबाश, उमर अहमद। मतलब भाई ये जो ऑनलाइन लेक्चर है ये मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है, ना किसी की शक्ल नजर आ रही है, ना मैं किससे पूछ सकता हूँ। इसलिए यू पीपल आर वेरी गुड जो जो ये मेरे साथ यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा जी, कॉर्पोरेशन में हम कुछ नहीं कर सकते, छोटी है तो हम उसको बटन लगा के या उसको कर देते हैं, अदरवाइज बड़ी के लिए कुछ नहीं होता, बड़ा मुश्किल होता है इसको। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आवाज नहीं आ रही भाई, बताओ नौजवान, आवाज नहीं आ रही। हेलो अली एजाज, आवाज आ रही है? अब देखो आवाज आ रही है। हेलो आ रही है? वो क्यों लिख रहा है लड़का जी? अली आवाज तुम्हारा अपना, अली एजाज अपना सिस्टम देखो, सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होनी है इधर से, मेरी तरफ से तो आवाज ठीक है, बाकी बच्चों को भी आ रही है, अपना सिस्टम चेक करो। अच्छा, अब याद रखना है बेटा कि जिस वक्त भी मरीज को कोई चोट लगी है नाक पे, को मुक्का लग गया है, को बैट लग गया है क्रिकेट खेलते हुए वक्त, वो गिर गया है, एनीथिंग, वॉशरूम में को हाथों थी, चक्कर आया, नहाते हुए गिरी हैं, अब गिरने के बाद आप कुछ सिनेरियो देता है जी कि वैसे नाक की हड्डी बिल्कुल सीधी है, कोई टेढ़ी शेढ़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नाक से थोड़ा सा खून आया था, या आया या नहीं आया, अब उसका दोनों साइडें नाक बंद हो गई हैं, ठीक है। तो हमेशा, और आपने जब एग्जामिन किया, दोनों साइडों पे आपको लगा कि बलून की तरह का कोई मैश फूला हुआ है, जो कि अभी नेजल सेप्टम से रहा है, शाबाश, तो दैट इज द ह्यूमर, ठीक है। बाइलेटरल, नॉट यूनिलेटरल, बाइलेटरल nasal obstruction following trauma and on examination smooth fluctuant mass bilaterally rising from septum। तो वो इस घुमा शुमा के ना आपको इसी तरह सेप्टल हेमाटोमा का सिनेरियो देगा। और अगर वो कहता है कि मरीज का नाक बंद भी हो गया, चोट 2-3 दिन पहले लगी थी, अब नाक भी बंद है, या सेप्टल आर्टरी ब्लीडिंग, यस उसकी वजह से ठीक है, अब उसका नाक भी बंद है लेकिन उसको बुखार होना शुरू हो गया और उसको दर्द भी होती है अब, ठीक है, टेम्परेचर भी हो रहा है, नाक को जब हाथ लगाते हैं दर्द भी होगा, टेंडरनेस भी हो गई है, तो फिर वो क्या बन गया, उसके अंदर हेमाटोमा में अब हो गया इन्फेक्शन। तो अमूमन ये नॉन टेंडर होता है मरियम, अमूमन हेमाटोमा नॉन टेंडर होता है, दर्द नहीं होती, सिर्फ मरीज कहता है डॉक्टर साहब मेरा नाक बंद हो गया। और अगर मरीज क्या, मुझे दर्द भी हो रहा है, बुखार भी हो रहा है, ठीक है, मेरा नाक भी बंद है, तो ये हो गया सेप्टल एब्सेस। चलो अब मुझे बताएगी हमारा या मरियम या शाबाश हमारा, अब तो मुझे ये बताओ कि अगर यही मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे नाक में दर्द भी हो रही है, मुझे बुखार भी हो रहा है, मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया, मेरी दोनों आंखें भी सूज गई हैं, अब क्या हो गया उसको? जल्दी से हमारा बताओ। यही मरीज कहता है 4-3 दिन पहले चोट लगी थी ना, नाक बंद हुआ, यस, गुड, गवर्नर, शाबाश आयदा, गवर्नर साइनस थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है, शाबाश, गुड, नूरुल हुदा, फातिमा, मरियम, आयदा, गुड, गुड, हमारा शाबाश, ठीक है। तो यही इसी तरीके से आपने डायग्नोज करना है। अब देखो एक सिनेरियो से वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये हीमाटोमा है, ये एब्सेस है, या आपका कवर्नर साइनस थ्रोम्बोसिस, सीएसटी हो गया, गुड, रिंचा सही, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने दिमाग को खोल के रखना है। बाकी क्या ट्रीटमेंट, क्या है ट्रीटमेंट, वही देना है आपने, इंसिडेंट ड्रेनेज कर देनी है, एंटी इन्फेक्शन एंटीबायोटिक दे देनी है, पेन किलर दे देने हैं आपने, कुछ भी नहीं है उसमें, ट्रीटमेंट इज सेम ऑलमोस्ट। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, डेली लाइनोस्कोपी करनी है, ठीक है, कॉग्निटिव थ्रोम्बोसिस सीटी स्कैन कर लेना है, नोट पीएनएस का। तो इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट सब मिलती जुलती है, मेन चीज जो आती है वो है कि आप उसको डायग्नोज किया है कि नहीं किया। ये देखो, ये क्रॉप्ड और उसमें फर्क, ये डिंगरा ने डायग्राम बनाई हुई है।
पहला वाला जो क्रोक्ड है, क्रोक्ड सी शेप, दूसरा है डेविएटेड, यानी एक तरफ गया हुआ लेकिन वैसे सीधे, नाक सीधा है, यानी उसकी डायरेक्शन जो है ना, वो जो अलाइनमेंट है वो सीधी रही है लेकिन चला वो एक तरफ गया है। ये आपसे पूछ लेता है। इस तरह आपको राइनोफोर में पूछ सकता है ये हाइपरट्रॉफी स्वेट ग्लैंड की है, सेबेशियस ग्लैंड की है, एक्ने की ग्लैंड की है, किसकी है? एनसेफेलोसील पढ़ा दिया, याद रखना है आपने। क्वेश्चनबर्ग टेस्ट ये एफसीपीएस लेवल का, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि किस में करते हैं, याद रखना है ये। अगर अच्छे बच्चे ने ये याद रखना है तो वो रख सकता है। क्वेश्चनबर्ग टेस्ट जो है ना, जब लोग कंप्रेस करते हैं तो आपका ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है, ये सब का प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये स्वेलिंग का साइज इंक्रीज कर देता है। ये जिसने एक्स्ट्रा मार्क्स लेने उसके लिए। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, सॉलिटरी पोलीपोडल मैस अराइजिंग फ्रॉम रूट ऑफ नोज इन एन इन्फेंट। इन्फेंट किसे कहते हैं? महीने का या 2 महीने का जो बच्चा, छोटा बच्चा, साल से छोटा छोटा, शुड रेज सस्पेशन एंसेफेलोसी, ठीक है। तो ये उसने देखो इंपॉर्टेंट करके लिख दिया। छोटे बच्चों में जो पॉलिप है वो याद रखना है आपने, तो बायोप्सी नहीं करनी। तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है जी छोटे बच्चे में, बायोप्सी नहीं करनी। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन सीटी स्कैन है और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एमआरआई है। ये कीलियन देखो अंदर जाके लगाता है, फ्रेयर बिल्कुल मार्जिन पे लगाता है। तो सीमेटोमा वो रिजॉल्व नहीं करता, उसको करना पड़ता है। सेप्टिक परफोरेशन कर लिया था, कोरोनर साइनस थ्रोम्बोसिस कर लिया था। इसके आंसर देखते जाओ, इम्पोर्टेंट। ये भी जो डिस्कशन है ना, यहाँ से भी देखते जाया करो, ये भी डिस्कशन उसने इम्पोर्टेंट लिखी थी। क्वेश्चन हम देखो, डिस्कशन देखो। राइनोफोमा हमने पढ़ लिया, मेल में होता है। कोइनलिटीरिया यूनिलेटरल होता है, बाइलेटरल भी हो सकता है, ठीक है। और इसमें भी इसने यहाँ पे हाईलाइट कर दी, कोइनलिटीरिया पार्ट ऑफ चार्ज सिंड्रोम। यहाँ देखो जो वेरिएट टेस्ट हैं एनटी के अंदर, प्रोबैक टेस्ट, लेटेस्ट साइनस थ्रोम्बोसिस सबको पढ़ाया हुआ है, टोबियर भी उधर पढ़ाया हुआ है, बेंच टेस्ट, यूनिफॉर्म टेस्ट है, डॉक्टर टेस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे ग्रानुलोमेटस डिजीजेस, ठीक है, बैक्टीरिया, फंगल और ऑटोइम्यून हो सकती है, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंट देखते जाते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ल्यूपस वल्गैरिस लो ग्रेड बेसिकली ट्यूबरकुलो इन्फेक्शन होती है। इसकी ये देखनी है मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, जहाँ पे स्किन और आपका जो म्यूकोजा है उसका जंक्शन होता है, यानी तकरीबन कीलियन जिनसियन के लेवल पे, ठीक है। नेजल सेप्टम बेसिकली अब याद रखें, नेजल सेप्टम जहाँ पे नेजल सेप्टम स्किन और म्यूकोजा जहाँ पे जंक्शन होता है, कॉमन साइट, इसको हाईलाइट कर लो इसके ऊपर। और ल्यूपस का आपने याद रखना, जो ग्रैनुलोमा है, जो लीजन है, ग्रैनुलोमा कहते हैं जो आपको जो इन्फेक्शन की वजह से जो एक मैस सा बन जाता है, जो ग्रैनुलोमा शॉर्ट मैस होते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस के अंदर आपका बनता है केजियस नेक्रोसिस होता है, जो उसका ट्यूबरकुलोस ग्रैनुलोमा है, ठीक है। इसी तरह इस सब ग्रैनुलोमों के नाम याद करने हैं आपने। जो ल्यूपस का ग्रैनुलोमा है उनको बोलते हैं एप्पल जेली नोड्यूल्स, और वो कहाँ बनते हैं? नेजल सेप्टम पे बनते हैं, ठीक है। सिफिलिस के ग्रैनुलोमा को क्या कहते हैं भाई? आगे आ रहा बताओ, चैट में लिखो। शाबाश गुमा। टर्शरी को गुमा, प्राइमरी को शाबाश गुमा, शाबाश, मिसाल सा दिया, ठीक है। टर्शरी को बोलते हैं गुमा, जो मेन ये वाला है, ठीक है, और प्राइमरी को बोलते हैं शंकर। तो इसमें भी लिख दिया है
कि कहाँ कहाँ होता है यूजली। तो सिफिलिस अभी हम क्या कर रहे थे, बोन को करता है, ठीक है, सेप्टम पे बोन को करता है, बोनी नेजल सेप्टम को इरोड करता है, ठीक है, साइड बोनी नेजल सेप्टम। तो आपने इसका बोनी नेजल सेप्टम उसके ऊपर लिख देना, ये आपका एमसीक्यू पूछ लेता है। राइनोसेक्लेरोमा, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। ग्राम नेगेटिव फिश बैसिलस, ये सबको पता होना चाहिए। क्लेब्सिएला राइनोसेक्लेरोमाटिस इसका ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। और इसके जो ग्रैनुलोमा है उसके अंदर ये दो चीजें होती हैं, माइक्रोलिक सेल्स और रसल बॉडीज, ठीक है। तो इसका जो ग्रैनुलोमा है वो याद रखना उसमें, कि आपके बेसिकली इंफ्लेमेटरी सेल्स हैं, माइक्रोलिक सेल्स, यूसिनोफिल्स और रसल बॉडीज। तो राइनोसेक्लेरोमा का ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ग्रैनुलोमा के फीचर क्या हैं, इन्वॉल्व ज्यादातर किसको करता है, वेस्टिब्यूल ऑफ नोज, ठीक है, ये देखो वेस्टिब्यूल जो ओपनिंग है और एक्सटर्नल नोज और अपर लिप को करता है। एब्रा नोज या टेपर नोज जिसको बोलते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम इज द नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और ये तो ठीक है। तो राइनोसेक्लेरोमा आपने याद रखना है कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वेस्टिब्यूल ये लिप को इन्वॉल्व करती है, और उसके जो ग्रैनुलोमा है उसका फीचर है माइक्रोलिक सेल्स एंड रसल बॉडीज, ये इसको आपने याद रखना है। तो ये बेसिकली मैक्रोलिक सेल्स क्या हैं, ये आपके मैक्रोफेजेस हैं, और उसके अंदर ये सिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज हैं और रसल बॉडीज हैं, ये करेक्टरिस्टिक है इसका। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपने एंटीबायोटिक देनी है और सर्जिकल फिब्राइड में कर देनी है। लेप्रोसी, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, इसका कौन सा है, अगेन इसका भी नेजल सेप्टम और इंफीरियर टर्बुलेंट को कॉमनली इन्वॉल्व करता है, ठीक है। देते हैं। तो फंगल इन्फेक्शन है, ये फंगल से ज्यादा ये पैरासिटिक है, राइनोस्पोरिडियोसिस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, राइनोस्पोरिडियम सीबीराई, ये सबको आना चाहिए। ये देखो अब इसमें क्या, ये पहले फंगस करते हैं, अब ये प्रोटोजोआ है। तो नोज नेजोफेरेंस को करता है, लिप और इनको भी कर सकता है। और ये कंटेमिनेटेड वाटर ऑफ पॉन्ड से जाता है, जो ये पुरानी नदी नाले में जो नहाते हैं लोग, उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं कि ये प्रोटोजोआ नाक में घुस के इन्फेक्शन करते हैं। बायोप्सी में आपके स्पोरेंजिया या स्पोर्स मिलेंगे आपको राइनोस्पोरिडियम सीबराई के। हाँ, अब ये फंगस इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाती है। आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन ऑफ नोज, फंगल इन्फेक्शन, नॉन इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन ऑफ नोज, नॉन इन्वेजिव। मिसाल मुतीबा पहले बताओ, नॉन इन्वेजिव में सबसे कॉमन कौन सी है, एलर्जिक फंगस, शाबाश आशा सदफ, वेरी गुड। और इन्वेजिव में सबसे कॉमन कौन सी है, इन्वेजिव में पहले लिख चुकी है मुतीबा ने भी, आयशा, शाबाश, इस पर जिला सबसे कॉमन, और शाबाश मुतीबा नूरुल। और डायबिटिक्स में कौन सी है, शाबाश नूरुल, डायबिटिक्स में म्यूकोर माइकोसिस, शाबाश, ठीक है। तो सबसे कॉमन नॉन इन्वेजिव एलर्जिक फंगस, इन्वेजिव में सबसे कॉमन एस्परजिलस, शुगर के मरीजों में सबसे कॉमन म्यूकोर माइकोसिस, ठीक है। तो ये फंगल इन्फेक्शन सबसे कॉमन फंगस इस पर, जब इन्वेजिव में सबसे कॉमन फंगस आपका फ्यूमिगेटस 90%, ये आपका एमसीक्यू पूछ लेता है। नाइजर है, फ्लेवर्स है,
कौन सा है, तो फ्यूमोगेटस 90% है ये, ठीक है। यानी एस्परजिलस में भी जो कौन सी टाइप्स हैं, सबसे कौन फ्यूमोगेटस है। एलर्जी फंगल की ट्रीटमेंट क्या है? एलर्जी फंगल की ट्रीटमेंट बताओ बेटा मुझे। हाँ भाई, नूरुल हुदा, मिसाल, आयशा, मुतीबा। स्टीरॉइड, शाबाश, स्टीरॉइड जेन्युइन, गुड। एंटी बेस्ट इज द स्टीरॉइड, शाबाश। और इन्वेजिव की ट्रीटमेंट क्या है? इन्वेजिव की ट्रीटमेंट क्या है आपने? इन्वेजिव में आपने, शाबाश, एंटी फंगल देने हैं। और जो कोमॉर्बिडिटी है, शुगर है या जो कोई बीमारी जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम है, उसको ट्रीट करना है, शाबाश। तो एंटी फंगल हम कौन कौन से देते हैं? एम्फोटेरेसिन बी देते हैं इंजेक्शन में, और खाने में देते हैं इट्राकोनाजोल, शाबाश। सपोर्टिव ट्रीटमेंट नहीं, आपने बेटा ये करना है, मिसाल, सपोर्टिव तो देनी है, सपोर्टिव ज्यादा जरूरी है। आपने जो उसकी रूट कॉज है, जैसे डायबिटीज है, उसको कंट्रोल करना है। प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, यस, ये अच्छा लिखा है नूर, शाबाश। आपने प्री डिस्पोजिंग कंडीशन कंट्रोल करनी है, ठीक है। और साथ साथ अगर ज्यादा मैच है तो उसको डिफ्रेजिबली डिब्राइड भी करना है। तो मिकोर करता क्या, बेसिकली वेसल्स को डैमेज करता है, इसलिए ब्लैक कलर का आपको ब्लैक मैश नजर आ जाता है। उसके बाद जनाब नेजल पॉलिप्स बहुत तरह के हैं, लेकिन जो मेन है वो ये दो हैं, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है, जैसे हम पढ़ रहे थे, बहुत छोटे बच्चे में पॉलिप है तो वो एन्सेफलोसील है, ठीक है। अगर वो ब्लीडिंग पॉलिप है एक तरफ का, तो वो हिमेंजियोमा हो सकता है। अगर लड़का है 14-15 साल का, उसका ब्लीडिंग पॉलीपॉइडल मैस है, तो वो आपका एंजियोफाइब्रोमा हो सकता है। इसी तरह की 50-55 साल का मेल है, लेफ्ट साइड से पॉलीपॉइडल मैस आ रहा है, तो वो आपका इन्वर्टेड पेपिलोमा हो सकता है। अगर मरीज को एलर्जी की हिस्ट्री है और दोनों तरफ से अंगूर के गुच्छों की तरह पॉलिप लटक रहे हैं, तो वो आपके एलर्जिक एथमोइडल एलर्जिक पॉलिप है। अगर उन्हीं पॉलिप के अंदर आपको आपको म्यूसिन मिल जाता है, यूसिनोफिल मिल जाते हैं, शार्कोलेडन क्रिस्टल मिल जाते हैं, तो वो एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस की वजह से पॉलिप है। अगर आपको सिर्फ इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, बच्चा है या लड़का है 30-35 साल का, इन्फेक्शन थी, इन्फेक्शन की तरफ एक तरफ नेजल पॉलिप बन गया है, तो वो आपका एंट्रोकॉनल पॉलिप है, ठीक है। तो ये इतनी तरह के पॉलिप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेजल पॉलिप आपने ध्यान से देखना है, हिस्ट्री और उसको एग्जामिनेशन और सिनेरियो पूरा पढ़ के फिर आपने डायग्नोज करना है कि ये एन्सेफलोसील है, ये एंट्रोकॉनल है, ये इन्वर्टेड पेपिलोमा है, ये आपका ट्यूमर है, ये आपका एंजियोफाइब्रोमा है, ये एथमॉइडल है, ये एंट्रोकॉनल है, ये एलर्जी फंगल है। ये सारी चीजें कैन प्रेजेंट लाइक अ नेजल पॉलिप। पॉलिप का क्या मतलब है? जो आपका मुकोजा है, जब इसमें सिक्रीशन भर जाती हैं, सिक्रीशन भर के ये लटक जाता है, लटक के एक मैश बना लेता है, जिसको पॉलिप कहते हैं। तो इन्फ्लेम्ड एंड बेसिकली मिकोजा ही है, झिल्ली है, उसमें पानी भर गया, सिक्रीशन बन गई इन्फेक्शन की वजह से, एलर्जी की वजह से, और वो लटक के नाक के अंदर आ गया या कान में भी वन बन गया, तो दैट इज दी शाउट। ओवर हैंगिंग नहीं बेटा, कहेंगे इन्फ्लेम्ड एंड प्रोलैप्स नेजल मिकोजा। ओवर हैंगिंग, गुड मरियम, इज योर टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट बना हुआ है। जो मेन है वो दो तरह के पॉलिप हैं, ठीक है, लेकिन आपको मैंने अब कितनी तरह के, 8-9 तरह के पॉलिप बता दी हैं, ठीक है।
तो उसको आपने डायग्नोज करना है। तो एथमॉइडल पॉलिप जो हैं वो याद रखना है, यूजुअली एलर्जी की वजह से होते हैं। एथमॉइड साइनस में आते हैं। कॉज जो है वो बेसिकली एलर्जी है। एलर्जी की वजह से आपका जो मिडल मीटस है, ऑस्टियोमिडल कॉम्प्लेक्स बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पॉलिप बन जाते हैं। बाइलेटरल होते हैं, स्मूथ होते हैं, लटके हुए गुच्छे की तरह या अटैच होंगे आपकी मिकोजा के साथ, ठीक है। और प्रेजेंटिंग सिम्टम्स क्या, एलर्जी होगी, मरीज के मुंह छींकें आती हैं, नाक में से पानी आता रहता है और मेरा नाक बंद रहता है डॉक्टर साहब, और ये दूधें बढ़ गई हैं नाक में मेरी, सफेद सफेद या ग्रे कलर की, ठीक है। जो एंट्रोकॉनल वाला होगा वो यूजुअली उसकी जो प्रॉब्लम है, अच्छा ये एथमॉइडल है, एथमॉइड से आते हैं, ठीक है। जो एंट्रोकॉनल है, एंट्रम यहाँ पे मैस्टर वो आपका मैक्सिलरी एंट्रम है, तो ये एंट्रम से आते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन होगी नाक की और साइनस की, ठीक है, उसकी वजह से बनते हैं, एक साइड पे होते हैं। जो एथमॉइडल है वो दोनों साइड पे, ये एक साइड पे होते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक एंट्रम में होता है मैक्सिलरी एंट्रम में, एक पीछे कोइना की तरफ जाता है, जो गले की तरफ वाला पार्ट है, एक नाक में आता है। एंट्रोकॉनल निकल, तीन पार्ट इसके होते हैं, ठीक है। मरीज प्रेजेंट करता है कि उसको नाक में इन्फेक्शन थी, जवान पेशेंट होगा अमूमन, और आप देखेंगे एक साइड पे आपको सिंगल पॉलिप नजर आएगा बड़ा सा,